हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फीडेज एकेडमी। मैं कपिल शांडिल्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत नई क्लास में ईवीएस की क्लास है, एवीएस पीआरटी की। और सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक हमारा बनता है। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है फॉरेस्ट। नेचुरल रिसोर्सेज में फॉरेस्ट जो आता है वो हम करने वाले हैं। टॉपिक एनसीईआरटी बेस्ड होगा और जैसे क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे वैसा कंटेंट इसमें शामिल किया जाने की कोशिश है। जिस तरह से जहाँ से वो कंटेंट उठा गया उसी तरह से हमने भी इसको तैयार किया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके साथ वाइल्ड लाइफ भी उसी चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें हमने जैसा कि हमारा एक्सपीरियंस है पिछले एग्जाम का, उस एग्जाम के हिसाब से हमें ये दोनों ही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। क्योंकि टॉपिक और सब टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे। जो सिलेबस में टॉपिक थे उसके सब टॉपिक से भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ बोथ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। आप सभी जानते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन जो है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, फॉरेस्ट है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। और इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इनसे हमें कुछ आवश्यकता की चीज़ें भी मिलती हैं। इसके अलावा ये हमारे जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करने में भी हेल्प करते हैं। दे आर नॉट ओनली यूजफुल फॉर अस बट दे आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंस इन नेचर। नेचर के अंदर बैलेंस बनाने में भी काम आते हैं। मान लीजिए हम सारे लायन को मार देंगे तो बहुत ज़्यादा हिरन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर वो जैसे पहले कहा जाता है कि सिंध के एरिया में बहुत सारे शेर हुआ करते थे, तो राजाओं ने उन शेरों को मार दिया और इसके वजह से हिरणों की संख्या बढ़ गई और वो सारी घास को खा गए। अति चराई हो गई। ओवर ग्रेजिंग की वजह से वहाँ पर फिर बहुत डेजर्टिफिकेशन हो गया। तो बैलेंस बनाने के लिए हर जीव की इम्पोर्टेंस है। तो जहाँ शेर की जरूरत है वहाँ हिरण की भी जरूरत है। तो शेर के जिंदा रहने के लिए हिरण भी होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं, ये प्रकृति में संतुलन बनाने में मदद मदद करता है। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछता है कि फॉरेस्ट जो है वो रीन्यूएबल रिसोर्स है या नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वे होते हैं जो नियर फ्यूचर में फिर से रिप्लेनिश कर सकते हैं। नियर फ्यूचर में यानी कि निकट भविष्य में उसको रिप्लेनिश किया जा सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत सारे एरिया देखे होंगे जहाँ पर पेड़ पौधे आजकल हम लगा देते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं पेड़ों के पेड़। तो वो जैसे सड़क के किनारे देखे होंगे या पार्क में देखे होंगे, तो वो फिर कुछ साल बाद वो फॉरेस्ट के रूप में या पेड़ों के रूप में उग जाते हैं। तो ये नियर फ्यूचर में इसको रिप्लेनिश कर सकते हैं। अगर डिग्रेडेशन हो गया है तो फॉरेस्ट को हम रिन्यूएबल या इनको हिंदी में कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन यानी कि इनको हम इन संसाधनों को हम फिर से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इकोसिस्टम क्या है इसको थोड़ा सा समझें और उसके बाद देखें कि प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंस है इस इकोसिस्टम के अंदर। और जो बाकी ऑर्गेनिज्म जो वाइल्ड ऑर्गेनिज्म मिलते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो हाइड्रोस्फीयर से मिलकर बना है। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी का स्फीयर, पानी जहाँ पर मौजूद है। ठीक है, उसके बाद लिथोस्फीयर से मिलकर बना है, यानी कि जो जमीन का है। ठीक है, जो जमीन का एरिया है उससे मिलकर बना है। और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर, ये तीन चीज़ों से मिलकर हमारा इकोसिस्टम बना है। तो यहाँ पर कुछ रोल एटमॉस्फेयर प्ले करता है, कुछ लिथोस्फेयर जमीन प्ले करती है, कुछ पानी। तो आप देखिए यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर का रोल है मॉइस्चर के रूप में बादल बनना, बारिश होना। इसके अलावा O2 एयर भी हमें यहाँ से मिलती है, CO2 प्लांट्स को यहाँ से मिलती है। उसके बाद जब ज़मीन पे जाएंगे तो यहाँ पर कुछ ज़मीन के जीव भी होंगे और कुछ फॉरेस्ट भी होंगे। ठीक है, फॉरेस्ट पेड़ होंगे तो पेड़ों से CO2 मिलेगी। पेड़ों के पत्ते नीचे गिर के खाद के रूप में फिर से रिसर्कुलेट होंगे। ऐसे ही इसका कुछ पार्ट जो है पेड़ इन जो पेड़ नदी के किनारे हैं उसका कुछ हिस्सा इसमें भी गिरेगा, जो मछलियों को भोजन देगा और उसके बाद रिसाइकल ऑफ न्यूट्रिएंट होगा। तो इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। तो प्लांट कम्युनिटी, उनका रहने का हैबिटेट। ठीक है, मॉइस्चर का रोल, सोलर रेडिएशन का रोल, क्योंकि सनलाइट से ही भोजन बनता है प्लांट्स के अंदर। तो ये सारे मिलके हमारा इकोसिस्टम बनाते हैं। और सभी जीव जंतुओं का, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल्स हैं, उन सभी का एक रोल है प्ले करना। अगर कोई भी ख़त्म होता है तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस का खतरा बन जाता है। तो इससे जो इम्बैलेंस होगा तो उसकी वजह से फिर जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो असंतुलित हो जाता है और किसी न किसी जीव को खतरा बनने लग जाता है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर। ये बायोस्फीयर में रहते हैं।
एंड दे आर इंटर रिलेटेड, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने अभी आपको बताया भी पेड़ पौधे से जीवों को क्या फायदा होता है और जीवों से पेड़ पौधों को क्या फायदा होता है। दे आर इंटर डिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड भी है और एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी है ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल जीव मंडल में मौजूद हैं और वे अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है और अन्य दूसरे पर आश्रित भी है। तो इस प्रणाली को जिसमें एक दूसरे पर डिपेंडेंट लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं उसको कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे फॉरेस्ट का जो टॉपिक है उस पर पढ़ेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट हमारा सिलेबस में दिया हुआ है। तो जो फॉरेस्ट है, मेजर वेजिटेशन जो है फॉरेस्ट जिनको कहा जाता है हमारे इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से है। सबसे पहले तो फॉरेस्ट जो कि मेन वन है उनको काउंट करेंगे। उसके बाद ग्रास लैंड, ये भी वेजिटेशन का ही हिस्सा है। जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर तो फॉरेस्ट, देखो यहाँ फॉरेस्ट का मतलब है जो नेचुरली अकरिंग है, मतलब उनको हमने नहीं लगाया, बारिश इतनी होती है कि नेचुरली वहाँ पर फॉरेस्ट बन गए हैं, उन फॉरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद ग्रासलैंड, जब रेनफॉल जिस एरिया में इतनी होती है कि वो फॉरेस्ट को सपोर्ट ना करे, ठीक है, ट्री को सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है, ऐसे एरिया में ग्रासेज होती है और ग्रासेज के बीच में कहीं कहीं पर पेड़ दिखाई देते हैं, वो ग्रासलैंड हो जाते हैं। उसके बाद श्रब, जहाँ पर रेनफॉल और भी वेरी लेस हो जाए, ठीक है, वहाँ पर ये ऐसी झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। खासतौर से ये डेजर्ट के एरिया में मिलता है, ठीक है, यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ मिलेगी आपको। यहाँ पर ये ग्रासलैंड हो जाएंगे, घास के मैदान हो जाएंगे और ऊपर जो है फॉरेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद टुंड्रा वनस्पति भी है, जहाँ पर कोल्ड एरिया होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत नीचे होता है, ऐसी जगह पर ना तो ग्रासेज होती है और ना ही फॉरेस्ट होते हैं, ना ही श्रब होती है। तो यहाँ पर वनस्पति होती है जो बहुत छोटे साइज की होती है और फूलों के पौधे होते हैं वहाँ पर, ठीक है, फ्लावर्स प्लांट होते हैं जिनको टुंड्रा वनस्पति कहा जाता है। तो हमारी वनस्पतियाँ भी कई तरह की हैं जो हम फॉरेस्ट पढ़ने वाले हैं। इकोसिस्टम के अंदर जो मेजर वेजिटेशन जो पढ़ने वाले हैं वो भी कई तरह की है, ठीक है। तो ये बायोस्फीयर हमने जो डिस्कस किया अभी, ठीक है, इसके अंदर एटमॉस्फेयर है, उसके बाद लिथोस्फेयर भी है और उसके बाद हाइड्रोस्फेयर भी है। इन तीनों के कम्बिनेशन से लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनता है। हमें एयर चाहिए एटमॉस्फेयर से मिलेगी, हमें भोजन चाहिए तो वो पेड़ पौधों से लिथोस्फेयर से मिलेगा, उसके बाद हाइड्रोस्फेयर से वाटर पानी पीने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से सभी जीवों को सपोर्ट मिलता है जीने के लिए, ठीक है। अब ये फ्लोरा एंड फोना एक टर्म है जिसको आपको पता होना चाहिए। फ्लोरा एंड फोना किसके लिए यूज किया जाता है, थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। देखिए, फ्लावर्स जो होते हैं वो प्लांट्स के अंदर होते हैं, तो इजीली आप इसको याद रख सकते हैं कि प्लांट्स के लिए एक यूज करने वाली टर्म है। और फोना जो है फिर उसके बाद एनिमल्स का हो गया, ठीक है। अब हम कंसंट्रेट करेंगे इंडिया के ऊपर। इंडिया में कितना फ्लोरा एंड फोना मिलता है और व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व इट, इसके कुछ फैक्ट आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप आपको लगेगा कि हाँ हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स richest country in terms of its very vast array of biological diversity। तो जैव विविधता की विशाल श्रृंखला में के मामले में भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से है। मतलब हमारे यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अगर प्लांट्स के स्पीसीज देखेंगे वो भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे भारत में और एनिमल के स्पीसीज भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि इंडिया में अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। तो इस अलग अलग क्लाइमेट देखने की वजह से डेजर्ट के एरिया में आपको डेजर्ट के स्पीसीज मिल जाएंगे, कोल्ड डेजर्ट के एरिया में कोल्ड डेजर्ट के मिल जाएंगे, पहाड़ों पर आपको टुंड्रा वनस्पति भी मिल जाएगी, कोनिकल फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे केरल के अंदर, ठीक है, या कोस्टल एरिया में मेघालय में। और यहाँ पर आपको पतझड़ी वन मिल जाएंगे जिसे डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जितने जैसा क्लाइमेट है उस हिसाब से भारत में जैव विविधता है और जैसे ऐसे तरह के जंगल होंगे और जैसे तरह का एनवायरनमेंट जलवायु होगी वैसे ही फिर फोना भी मिलेगी। तो इंडिया जो है बायोडाइवर्सिटी के मतलब में, डाइवर्सिटी का मतलब है वेराइटी ऑफ स्पीसीज, उसके मामले में वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज के में आता है। इंडिया हैज़ नियरली 8% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड। केवल इंडिया में ही विश्व की कुल प्रजातियों का 8% है। इससे आप आइडिया लगाइए कि इंडिया कितना इम्पोर्टेंट है। हम देखिए हमारा लैंड एरिया तो 2.4% है, लेकिन हमारे पास जो वर्ल्ड में मान लीजिए 100
प्रजातियां मिलती हैं, तो उसमें से 8 प्रजातियां हमारे ही देश में मिलती हैं। 47,000 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा आर फाउंड इन इंडिया। ये देखिए, ये फैक्ट याद रखिए, 47,000 प्रजातियां जो पेड़ों की हमारे यहाँ पर मिलती है। इससे आप आइडिया लगाइए कि हम तो कुछ ही पेड़ों के नाम जानते हैं, बट आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर आप इसको अंडरस्टूड करें कि ये 47,000 का क्या इम्पोर्टेंस है। और इसमें भी देखिए 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज बिलोंग टू एंडेमिक स्पीसीज। और यहाँ पर भी हमें देखिए 15,000 फूलों की जो प्रजातियां हैं वो स्थानिक प्रजातियां हैं, मतलब वो भारत में ही मिलती है। बाकी तो बच गए 32,000, वो तो चलो ठीक है, बाकी देशों में भी मिल जाएंगे, लेकिन भारत के अंदर ही स्थानिक मतलब किसी एक स्थान तक सीमित है वो। तो हमारे यहाँ पर आप उत्तराखंड में आप देखते हैं, उत्तराखंड में वहाँ पर फ्लावर वैली है। ठीक है, तो ये फ्लावर वैली कहाँ पर मिलेगी? हमें उत्तराखंड के अंदर मिलेगी। तो ये फ्लावर वैली, इसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्पीसीज है कि इसको हमने नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क के अंदर एक नेशनल पार्क के रूप में डेवलप किया हुआ है। तो इसलिए भारत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फूलों की प्रजातियाँ, अकेले फूलों की पौधों की प्रजातियाँ ही हमारे पास 15,000 है, जो कि केवल भारत में ही है। ठीक है, एक बार फिर से इसको री करेंगे कि फ्लोरा एंड फोना में क्या डिफरेंस है। देखिए, ये इधर का पार्ट जो है वो फ्लोरा है। मैंने फिर से बताया कि पौधों में ही फूल आते हैं, इसलिए इसको आप इजीली याद कर सकते हैं कि प्लांट्स। ठीक है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं प्लांट्स जो कि बहुत हल्के हर्ब्स जिनको कहेंगे, जिनमें टहनियाँ वगैरह नहीं डेवलप होती, बहुत नाजुक सी टहनियाँ होती हैं, ये भी हर्ब्स हो गए, फ्लावरिंग प्लांट हो गया। उसके बाद फिर कुछ ग्रासेस भी होते हैं इसके अंदर, कुछ ट्रीज भी होते हैं, और ये देखिए कोनिकल ट्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फोना में अगर देखें तो यहाँ पर जो इंसेक्ट होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं, इंसेक्ट्स वो भी इसी के अंदर आएंगे। फिर इसके बाद रेप्टाइल्स भी इसी में आएंगे, रेप्टाइल्स जो सरीसृप जिनको कहा जाता है। उसके बाद एव्स यानी कि पक्षी इसी में आएंगे। ठीक है, और ये क्या हो गया, पाइसेस, मछलियाँ भी इसी में आएंगी। उसके बाद ये मैमल्स, ये सारे के सारे टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब फोना के अंदर काउंट होते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना है। बायोडाइवर्सिटी की टाइप दी हुई है, बायोडाइवर्सिटी कितने तरह की हो सकती है? 3 तरह की बायोडाइवर्सिटी हम पढ़ते हैं, एक जीन के लेवल पे, एक स्पीसीज के लेवल पे, और एक इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी। ठीक है, वन बाय वन इसको एक बार देखते हैं। इस स्लाइड से ये क्लियर नहीं होगा, इस स्लाइड से क्लियर होगा। देखिए जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब है विद इन ए स्पीसीज, विद इन स्पीसीज, एक ही तरह के, एक ही जीव के अंदर अलग अलग। देखिए ह्यूमन के अंदर आप देखते हैं कोई ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, कोई बहुत गोरा होता है, वाइट स्किन टोन होता है जिसका, और कोई ब्लैक भी होता है। तो स्पीसीज तो एक ही है, होमो सेपियंस, लेकिन उसके अंदर जीन की चेंज होने की वजह से बहुत सारी वैरायटी है। द डिफरेंस इन डीएनए कंटेंट अमंग इंडिविजुअल विद इन स्पीसीज एंड पॉपुलेशन। देखिए यहाँ पर आपको 3 फ्रॉग दिए गए हैं, तीनों का कलर अलग अलग, ये देखिए डिजाइन का कलर अलग अलग है। तो ये जीन का रीजन है, स्पीसीज के अंदर ही जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। उसके बाद है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब है कि कितने तरह के स्पीसीज आपके आसपास हैं। तो यहाँ पर द नंबर एंड वेराइटी ऑफ स्पीसीज इन वर्ल्ड और इन ए पर्टिकुलर एरिया। यहाँ देखिए आपको हिरन दिखाई दे रहा है, इधर आपको चिड़िया दिखाई दे रही है, फिर नीचे आपको एक फ्रॉग भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसको कहेंगे हम स्पीसीज की डाइवर्सिटी। स्पीसीज की डाइवर्सिटी में आपको वेराइटी ऑफ स्पीसीज देखने को मिलेंगे, अलग अलग स्पीसीज देखने को मिलेंगे, ये स्पीसीज के अंदर ही था। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा स्पीसीज की वैरायटी होगी उतना ही वो बायोडाइवर्स एरिया होगा। जो अगर हम कोल्ड एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर इतनी बायोडाइवर्सिटी नहीं मिलती, लेकिन आप अगर आप हॉट एरिया में जाएंगे, ट्रॉपिकल एरिया में जाएंगे, तो आपको वहाँ वैरायटी ऑफ स्पीसीज देखने को मिलेंगे। जैसे कोल्ड एरिया में आप पहाड़ों में जाए तो एक ही तरह के पेड़ दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप 0 डिग्री पे जाएं और वहाँ के अमेजन के जंगलों में जाएं तो एक ही एरिया में आपको पता नहीं कितने तरह के स्पीसीज मिल जाएंगे। ठीक है, वो एनिमल्स में भी होते हैं, फोना में भी हो सकते हैं, और फ्लोरा में भी हो सकते हैं। अब तीसरी तरह की डाइवर्सिटी है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम और हैबिटेट विद इन ए गिवन रीजन। एक रीजन के अंदर वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम या हैबिटेट कितने तरह के हैं, ठीक है, उसे कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। देखिए यहाँ पर ये वाटर का इकोसिस्टम है, इसमें एक्वेटिक एनिमल रहते मिलेंगे। यहाँ पर आपको फॉरेस्ट का इकोसिस्टम देखने को मिलेगा,
और फॉरेस्ट के इकोसिस्टम के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी प्लांट्स की और एनिमल्स की देखने को मिलेगी। तो एक इकोसिस्टम ये हो गया, दूसरा ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखिए कोल्ड एरिया का इकोसिस्टम भी हो गया। तो अगर किसी क्षेत्र एरिया में ये बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम कई है तो उसको कहेंगे कि यहाँ पर इकोसिस्टम में वैरायटी है। ठीक है, चलिए। अब वेजिटेशन की जो ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है, वो देखिए। वेजिटेशन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर ऑफ ए रीजन। अगर वहाँ पर टेम्परेचर हाई है तो ग्रोथ तेज होगी, लेकिन मॉइस्चर भी चाहिए। अगर मॉइस्चर नहीं है तो सब सूख जाएगा। मॉइस्चर नहीं होने की वजह से डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर अगर लो है तो ग्रोथ कम होगी। ठीक है, और टेम्परेचर अगर लो है तो डाइवर्सिटी भी कम होगी, ये भी ध्यान रखें। डाइवर्सिटी भी कम होगी। ठीक है, तो आप देखते हैं सर्दी के मौसम में ठंड का मौसम होता है तो पेड़ इतने ज़्यादा ग्रो नहीं करते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में और खासतौर से बरसात का जब मौसम आ जाता है तो टेम्परेचर भी हाई होता है और ह्यूमिडिटी भी मिल जाती है। देखिए, जून के महीने, मई के महीने की बात नहीं कर रहा जब लू चलती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उसकी बात नहीं कर रहा। उसके अलावा टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों ही कंडीशन आपको कहाँ दिखाई देगी, जुलाई अगस्त, इस सितंबर अक्टूबर, इसमें। तो यहाँ पर पौधों इसलिए कहते हैं कि रेनी सीजन में कोशिश की जाती है कि रिफॉरेस्टेशन या पेड़ लगाए जाते हैं जगह जगह पर सरकार के द्वारा, क्योंकि आप टेम्परेचर भी मिल गया और मॉइस्चर में मिल गया। हैवी रेनफॉल सपोर्ट ह्यूज ट्री। भारी वर्षा विशाल पेड़ों को सपोर्ट करती है। जैसे कि आप भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री पे जितने भी जंगल देखने को मिलेंगे वहां पर ऐसा होगा। अमेजन के जंगल देख लीजिए चाहे। लो मॉइस्चर मीन्स लेस डेंस फॉरेस्ट, और जब मॉइस्चर कम होता है तो फॉरेस्ट कम डेंस हो जाते हैं एंड स्मॉल ट्री होने लग जाते हैं। ठीक है, आप देखते जाइए। बेशक जो भूमध्य रेखा के जो पेड़ हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। जब बारिश कम होती है, जहाँ पर भारत में पतझड़ी वन है वो तो इतने ऊंचे नहीं है, लेकिन जो केरला में है वो काफ़ी ऊंचे है। नारियल का पेड़ देख लीजिए आप। उसके बाद आप जब रेगिस्तान डेजर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको झाड़ियाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, श्रब देखने को मिलेगी, वो और भी कम छोटे साइज की है। इन डेजर्ट वी हैव थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स। तो यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ हैं या फिर झाड़ियाँ हैं रेगिस्तान में, क्योंकि बारिश कम होती है। ठीक है, जो पत्ते होते हैं वो कांटों का रूप ले लेते हैं, इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन कम होता है। डेजर्टिफिकेशन, जो डेजर्ट होता है वहाँ पे झाड़ियाँ जो होती हैं उनमें पत्ते कांटों का रूप ले लेते हैं, सरफेस एरिया कम हो जाता है, और इसकी वजह से बस, बल्कि उसका जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। क्योंकि पत्तों के जितना बड़ा पत्ता होगा उतना ही ज़्यादा पानी उड़ेगा, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, वाटर जो लॉस होता है, जो स्टोमेटा के थ्रू, जो पत्तों के स्टोमेटा है उसके थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो इसको कम करने के लिए पत्ते अपना आपको मॉडिफाई कर लेते हैं जो कांटे हैं उनमें। फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डेसिडुअस। फॉरेस्ट को सदाबहार और पर्णपाती के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सदाबहार वन वहाँ होते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है। ठीक है, और ये सदाबहार का मतलब ये नहीं है कि पत्ते कभी गिरते नहीं है। ठीक है, ऑल लीव्स डोंट फॉल एट सेम टाइम, ये बात है। सभी पत्ते जो हैं वो डोंट फॉल एट सेम टाइम, गिरते रहते हैं, नए नए आते रहते हैं, तो हमेशा वो उनकी कैनोपी जो होती है वो छतरी सी होती है, वो भरी दिखाई देती है। पर्णपाती के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। ये ऐसे पत्ते हैं जो किसी किसी सीजन में ये दे सेट देयर लीव्स। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ सीजन जो है वो अच्छे नहीं होते, प्रोडक्टिव नहीं होते, बारिश कम होती है, तो इस दौरान पानी को बचाने के लिए अपने पत्ते झाड़ देते हैं। इनको पर्णपाती कहते हैं। फर्स्ट टाइप नेवर सेट देयर लीव्स। नेवर सेट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एक भी पत्ता नहीं झड़ता, मतलब सारे के सारे एक साथ नहीं होते। सेकेंड टाइप सेट देयर लीव्स एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर। दूसरे प्रकार के अपने पत्ते साल के किसी विशेष समय पर गिराते हैं। बोथ दीज टाइप्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल बेस्ड ऑन देयर लोकेशन। और इनको इनकी लोकेशन के हिसाब से, मान लीजिए वो टेम्परेट रीजन में है। टेम्परेट रीजन का मतलब है 23.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ से ऊपर वाला लैटिट्यूड है वो टेम्परेट रीजन, और 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच का जो है उसको उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। तो उनके एरिया के हिसाब से भी उनको क्लासीफाई किया जाता है। फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको फ्लोरा एंड फोना इंडिया पढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये पार्ट जो है थोड़ा सा मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये इसको क्या अलग से करवाएं, क्योंकि ये फैक्चुअल पार्ट है। तो इसको हम सेकंड पार्ट में आपको करवाने की कोशिश करेंगे।
कुछ थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि सेकंड पार्ट भी ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट इसका कर लेते हैं। फ्लोरा एंड फौना बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN, यूनाइटेड नेशन के अंदर एक एजेंसी बनी हुई है जिसका नाम है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। We can easily classify different category of existing plant and animal species as follows। हम भारत में वनस्पति और वन्य जीवों को जो अलग अलग कैटेगरी में स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसी है IUCN के अकॉर्डिंग कुछ श्रेणियां हमने बनाई है, उसको स्टडी करना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है नॉर्मल स्पीसीज। ऐसे नॉर्मल स्पीसीज whose population level are considered to be normal for their survival, कि भाई अभी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा ही है, जिनकी संख्या का स्तर उनके जीवन रहने के लिए सामान्य माना जाता है, जैसे कि कैटल्स है, गाय भैंस वगैरह हम जो पालते हैं वो एनफ संख्या में है क्योंकि हमें उसकी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए हम उसको रेयरिंग करते हैं, पालते हैं। ठीक है, और उसके बाद साल का पेड़ है, काफ़ी संख्या में जंगल में मिल जाएगा, पाइन के पेड़ हैं, चीड़ के, रोडेंट जिनको चूहा कहा जाता है। तो ये सारे नॉर्मल स्पीसीज हैं, इनकी संख्या इनफ है, तो इसलिए हम इसको नॉर्मल स्पीसीज कहेंगे, इनको कोई डेंजर नहीं है। दूसरे स्पीसीज कौन से हैं, वो है उनको कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, दीज स्पीसीज आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, ये एक्सटिंक्ट होने के डेंजर में है। ठीक है, विलुप्त होने का इनका पे खतरा है। एग्जाम्पल है ब्लैक बक, ये देखिए सॉरी, ये ब्लैक बक का फोटो आपको दिया गया है, मतलब ये काला हिरन है एक तरह से। तो ये फोना का पार्ट हो गया। क्रोकोडाइल, यहाँ पर आपको क्रोकोडाइल दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद इंडियन वाइल्ड एस जो कि गुजरात में मिलता है। ठीक है, ये भी लुप्त होने के कगार पे है। इंडियन राइनो जिसे गेंडा कहा जाता है। उसके बाद लॉयन टेल्ड मकाऊ, ऐसा मकाऊ ये वाला जो दिखाया हुआ है जिसकी पूंछ शेर के जैसी है, ऐसा बंदर। और संगाई ब्राउन एंटीडियर इन मणिपुर, ये मणिपुर की लोकटक झील में मिलता है। ठीक है, मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक, यहाँ पर ये मिलता है और इसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है। ये लिखा हुआ है डांसिंग डियर संगाई। ठीक है, तो ये लोकटक की लेक में मिलता है जो मणिपुर में है। ये सारे ऐसे हैं जो कि लुप्त प्राय हैं, ये इन पे खतरा बना हुआ है, वल्नरेबल। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमने हालांकि बाद में बताया आपको, ये कैटेगरी आती है एंडेंजर्ड से पहले। These are species whose population has declined to levels that it is likely to move into the endangered category in the near future if it continues to decline in the same manner। इसके अंदर उन स्पीसीज को लिया जाता है जिनको, वे प्रजातियां हैं जिनकी जनसंख्या इस स्तर तक गिर गई है कि निकट भविष्य में इसके लुप्त प्राय श्रेणी में जाने की संभावना है। यानी कि अभी नॉर्मल स्पीसीज थे, उसके बाद देखा जाए तो आना चाहिए वल्नरेबल सुभेद्य प्रजातियां, यानी कि अब जब ये और घट जाएंगी तो ये एंडेंजर्ड में चली जाएगी। अभी तक तो ठीक नहीं है, लेकिन उनकी जनसंख्या अब इतनी हो गई है कि अगर और भी इसी रिदम से ये डिक्लाइन करती रही तो एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ जाएगी। एग्जाम्पल है ब्लू शिप, ये ब्लू शिप का फोटो दिया गया है। उसके बाद एशियाटिक एलिफेंट, उसके बाद गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन गंगा के अंदर मिलती है, इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, नेशनल वाटर एनिमल का घोषित किया गया है। इसके अलावा इसकी एक खास बात यह है कि ये पोल्यूशन इंडिकेट करती है, जहाँ पर पोल्यूशन होता है वहाँ ये नहीं मिलती। तो अगर ये किसी स्थान पर नहीं मिल रही है गंगा के अंदर तो इट इज़ अज्यूम्ड दैट इन दिस एरिया वाटर इज मोर पोल्यूटेड, और जहाँ पर ये मिलती है ये अज्यूम किया जाता है कि ये यहाँ पर वाटर कम पोल्यूटेड है, जहाँ ये नहीं मिलती वहाँ ज़्यादा पोल्यूटेड है। रेयर स्पीसीज ऐसे होते हैं जो कुछ एरिया में मिलते हैं। ठीक है, स्पीसीज विद ए स्मॉल पॉपुलेशन may move into endangered or vulnerable category if the negative factor affecting them continue to operate। ये ऐसे स्पीसीज हैं जो कम पॉपुलेशन में मिलते हैं। ठीक है, इनको रेयर स्पीसीज कहा जाता है जो कि कम पॉपुलेशन में मिलते हैं। तो ये एंडेंजर्ड या वल्नरेबल पे जा सकते हैं अगर इसके जो नेगेटिव फैक्टर हैं, यानी कि इसकी संख्या को कम करने वाले फैक्टर एक्टिव है,
जैसे कि हिमालयन ब्राउन बियर, ये आपको फोटो दिया है हिमालयन ब्राउन बियर का। वाइल्ड एशियाटिक बेफेलो, इसका फोटो भी आपको दे दिया गया है। डेजर्ट फोक्स, ये डेजर्ट फोक्स दे दी गई है। और हॉर्नबिल, हॉर्नबिल त्योहार है, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, मुझे लगता है नागालैंड में मनाया जाता है इसी पक्षी को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है। तो दुर्लभ प्रजातियां, छोटी आबादी वाली प्रजातियां जो लुप्त प्राय या वल्नरेबल श्रेणी में जा सकती हैं, सुवेद्य श्रेणी में, यदि उनको प्रभावित करने वाले नकारात्मक कार्य करते रहेंगे। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ठीक है, ऐसे स्पीसीज जो अब नहीं मिलते हैं। ठीक है। दिस स्पीसीज में बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम ए लोकल एरिया, रीजन, कंट्री, कंटिनेंट और एंटायर अर्थ। तो ऐसे स्पीसीज जो या तो किसी लोकल एरिया से एक्सटिंक्ट हो गए हो, या किसी एक रीजन से, बड़े रीजन से हो गए, या पूरी कंट्री से ही एक्सटिंक्ट हो गए हो, या कंटिनेंट से, पूरे महाद्वीप पे ही नहीं हो और पूरे अर्थ पे ही नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए आपको एशियाटिक चीता की बात की गई है। द एशियाटिक चीता वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन द ईयर 1952। अब ये देखिए एक कंट्री में एक्सटिंक्ट हुआ है, हो सकता है किसी और कंट्री में भी हो। ठीक है, मुझे लगता है कि एक ईरान है जहाँ पर अभी ये मौजूद है। ठीक है। तो एशियाटिक चीता 1952 में भारत में ये लुप्त हो चुका है। ठीक है। उसके बाद एक पिंक हेड डक भी है, ये इसका फोटो देखिए, ये भी लुप्त हो चुकी है, पिंक हेड डक। अब हमने क्या किया है कि एशियाटिक चीता तो हमारे पास रहा नहीं, तो हमने अफ्रीकन चीता को अपने यहाँ अडोप्ट किया अभी रिसेंट में ही, सितंबर के महीने में 2022 में। वी हैव अडोप्टेड अफ्रीकन चीता नाउ फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। टोटल 20 के आसपास चीते हम लेके आने वाले हैं। उनमें से कुछ आ चुके हैं नामीबिया से, और कुछ नियर फ्यूचर में साउथ अफ्रीका से भी आएंगे। ठीक है। इसको हम कहाँ पर लगाएंगे वो भी बताएंगे, कहाँ पर इनको हैबिटेट देंगे, कहाँ रहने की जगह बनाई है। विलुप्त प्रजातियां वे प्रजातियां जो किसी स्थान क्षेत्र से, देश से, महाद्वीप से या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो चुकी है। जैसे कि एशियाटिक चीता को 1952 में भारत में विलुप्त घोषित किया गया था। हमने अफ्रीका चीता 2022 है, ये 2002 नहीं है, में अब नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से गोद लिया है, और इसको कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा जाएगा। ये आप याद रखें, कूनो नेशनल पार्क, ये करंट अफेयर का भी बन गया और इसका भी हिस्सा हो गया। ठीक है। तो अब इसके बाद दूसरा पार्ट जो है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज़ें करवाई जाएंगी। इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, एक एक फैक्ट को याद कीजिए, क्योंकि इसमें फैक्चुअल चीज़ें थी काफ़ी, तो 2-3 बार रिवीजन तो उसकी डिमांड होगी ही। खासतौर से वनरेबल कौन सा है, एंडेंजर्ड कौन सा है, अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये बड़ा कंफ्यूज करेंगे। तो इसलिए इस क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पे काम करेंगे। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।